मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। ये को इंचार्ज हैं आसाम इलेक्शंस के भी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं और स्टार्ट मैं करता हूं एमबीबीएस कॉलेज के, जिस तरह से उसकी मान्यता खत्म की गई मेडिकल स्टूडेंट की। उसके बाद क्योंकि आप यहां थे नहीं, बहुत सारे लोगों ने जश्न मनाया। तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने कटाक्ष किया, सीएम भी उसमें थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म की गई, एक तरह से क्लोज किया गया, उस पर जश्न मन रहा है। बाकी जगहों पे तो ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज खुलता है तो जश्न मनाया जाता है, यहां उल्टा हो रहा है। यहां बंद होके एक तरह से जम्मू के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दो पार्टीज जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उसमें चाहे अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है, इन्होंने पिछले लगभग 5-7 वर्षों से पूरा प्रयास किया है कम्युनलाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर को। आप इनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, आप इनकी एक्टिविटीज देख लीजिए, जो भी आप देखेंगे कहीं न कहीं उसमें बू आ रही होगी कि जम्मू कश्मीर को कम्युनल लाइन पे डिवाइड रखा जाए और कश्मीर के यूथ को प्रवोक करके हार्ड लाइन पे लिया जाए और इनकी राजनीतिक रोटियां पकती रहे। लेकिन कहीं पे भी ये सफल नहीं रहे। एक बहुत बड़ा प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां दरगाह में किया था, जब नेशनल एम्बलम को इन्होंने अपमानित किया था। अभी पीछे जिस प्रकार से सीएम साहब की स्टेटमेंट्स हैं या महबूबा मुफ्ती साहिबा की स्टेटमेंट्स हैं, ये हर बात को एक ही प्रिज्म से देखते हैं। वो कम्युनल प्रिज्म होता है, उस सांप्रदायिकता का एक चश्मे के उससे देखते हैं। हम इस पे कभी यकीन नहीं करते हैं। हमने इसको कभी भी कम्युनल लाइन पे नहीं सोचा ना देखा। जहां तक आप मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, उसको हमने ये कहा कि ये आस्था का विषय है, कम्युनल लाइन पे हमने कभी लिया नहीं। और जो भी बच्चे वहां पे आए, हमने उनका भी पूरा सम्मान और आदर रखा। उन्होंने जो मेरिट लाया, उनके मेरिट का भी पूरा आदर रखा। और हमने ये कहा कि जो बोर्ड है, माता वैष्णो देवी बोर्ड है, जो डेवोटीज वहां पे चढ़ावा देते हैं, वो इस इंटेंशन से नहीं देते हैं कि यहाँ पे कोई कॉलेज, यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले। वो धर्म के प्रचार प्रसार विस्तार सशक्तिकरण के लिए देते हैं। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पहला जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, वो धार्मिक, कोई गुरुकुल हो, कोई रिसर्च सेंटर हो, वेदास पे हो, शास्त्र पे हो, पुराण पे हो, इन चीजों को वहां पे बढ़ावा दे, न कि वहां पे मेडिकल कॉलेज खोले जाए। तो वो जितने भी डेवोटीज थे अक्रॉस कंट्री, सबकी यही मान्यता थी कि यहाँ पे कोई इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हो जिससे सनातन या माता वैष्णो देवी के विषय में कोई न कोई इंस्टीट्यूशन, कोई न कोई संस्था खुले। वो विरोध था। इसमें कतई भी हमने इस लाइन पे कभी नहीं सोचा कि कम्युनल लाइन पे हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने डे 1 से पूरी कोशिश की इसको एक कम्युनल रंगत दी जाए। हाँ, एक बात का मतलब मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा, जो एनएमसी ने इरेगुलरिटीज या जो कमियां निकाली, उससे कॉलेज की जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको विड्रॉ किया है। मुझे लगता है कि वो टोटली एक टेक्निकल पॉइंट है। कल अगर यही कमियां ये स्टूडेंट 1, 2, 3 सेमेस्टर के बाद पढ़ने के बाद अगर ये कमियां निकलती, तब बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती। तो ये टाइमली अगर एनएमसी ने कोई कमियां निकाली है, इरेगुलरिटीज निकाली हैं और जो वहां पे चीजें होनी चाहिए थी उसको फुलफिल करने के लिए बोला है, तो कहीं न कहीं ये टेक्निकलिटी जो सामने आए और उस वजह से ये लेटर ऑफ परमिशन को विड्रॉ किया है। मुझे लगता है कि इससे दो चीजें हल होगी। एक,
जितने भी आस्था रखने वाले हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, जिन लोगों का ये बिल्कुल मानना था कि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज या दूसरा नहीं होना चाहिए, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा का सम्मान हुआ है। और इसके अतिरिक्त उन लोगों को जवाब मिला है जो लोग इसको क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। तब जब सरकार ने या एनएमसी ने ये निर्देश दिया कि जो भी बच्चे हैं इनको दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाना चाहिए, ये उन लोगों को जवाब है। अब दूसरा इशू है लॉ यूनिवर्सिटी पे। लॉ यूनिवर्सिटी पे जो है उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि इस पे भी बीजेपी जो है, मैंने जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पे सियासत कर रही है। जब आईआईटी और आईआईएम जम्मू में मिला था तो तब क्यों उन्होंने सोचा नहीं, अगर वहां पे अब बन रहा है तो उसमें ह्यू एंड क्राई क्यों करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानता है, एक यूनिट मानता है। जम्मू और कश्मीर का हमें कोई भेद नहीं है, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। जम्मू और कश्मीर को अलग अलग देखना नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, विशेषकर आजकल उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू और कश्मीर को अलग अलग देखते हैं। मुझे बताइए, एक चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, उसके मुंह से ये बात कैसे निकलती है कि आईआईटी वहां मिला, आईआईएम यहां मिला, अब एनएलयू यहां होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के मुख से ऐसी बातें शोभा देती हैं? मुझे बड़ा तज्जुब होता है। जम्मू को अलग देखना, कश्मीर को अलग देखना। आप सिर्फ कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हो, आपको सिर्फ कश्मीर चलाना है। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, एक यूनिट है। इसमें अलग अलग सब यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट्स हो सकती हैं। इसमें रीजन्स सब यूनिट नहीं हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। ये बोल सकते हैं हम कि भाई ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उधमपुर में खुले, कठुआ में खुले, बडगाम में खुले, किश्तवाड़ में खुले, पुंछ में खुले, एक सब यूनिट जहां पे वो डिसाइड करते हैं। लेकिन पहले दिन डे 1 इस इंटेंशन से बोलना कि भाई जम्मू में आईआईटी खुला है और आईआईएम खुला है और एनएलयू अब यहां की बारी है, आप रीजन्स में बांटना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इन दोनों परिवारों ने पूरी कोशिश की है। और कल भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का मैं स्टेटमेंट जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा तज्जुब हुआ, मैं अचंभित हुआ, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि एक मुख्यमंत्री रीजन्स में अपनी इस यूनिट को, अपने स्टेट को बांटते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये बड़ी बदकिस्मती है। वैसे भी मुझे याद है जब सेशन चल रहा था और बडगाम का चुनाव बिल्कुल सर पे था, तो जज्बात में आके, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जज्बात में आ जाते हैं, उन्हें उस वक्त याद नहीं रहता कि मैंने बोलना क्या है, क्या ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। उनने जज्बात में कह दिया 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, सेशन दूसरा आ गया, बिजली नहीं मिली, वो जज्बात में बोला था। और एक मुझे लगता है कि अब्दुल्ला परिवार को एक इंजेक्शन बचपन में ही किया जाता है कि इनको झूठ बोलना है, और वो इंजेक्शन इसको भी हो चुका है, क्योंकि झूठ तो बोलना है। बिजली के लिए इसने झूठ बोला, फ्री बसेस के लिए इसने झूठ बोला, अच्छा राशन के लिए इसने झूठ बोला। तो इसी प्रकार से दोबारा से जज्बात में आके उस वक्त बडगाम के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने बोल दिया कि बडगाम में खोलूंगा। अब ये खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि बडगाम वो उसने सच में बोल दिया, वहां पे भी झूठ बोल दिया वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो चीज अभी है ही नहीं कहीं पे, तो उसको हम एक लड़ाई का एक मरकज बना दें, ये बहुत गलत बात है। हम ही लोग हैं, हमारी बातों से रीजन्स डिवाइड होते हैं, हम ही लोगों की बातों से आपस में लड़ाई पैदा होती है, इंतशार पैदा होता है, और हमें बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। जज्बात में आके उसने कह दिया बडगाम में, और उसके बाद अब ये जस्टिफाई कर रहा है कि भाई आईआईटी और आईआईएम यहां पे है। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बिलीफ है, हम ये मानते हैं कि पीओजेके भी हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है। सिर्फ कश्मीर का आखिरी कोना टीटवाल ही नहीं है, ये पूरी इकाई एक भारत का एक अटूट अंग है। तो इस इकाई को एक यूनिट मान के एनएलयू जहां पे डिसाइड करना हो, लेकिन रीजन में ना हम इसको बांटें कि भाई 2 रीजन हैं। रीजन नहीं, ये हमारा है। मेरा जितना क्या कहते हैं जम्मू का कोई जिला है, वैसा ही मेरा पूरा अधिकार कश्मीर के जिले पे है। वो हम किसी को थोड़ी सौंप रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारा है तो ये हमारा है, ये सारा हमारा ही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर इसको जो रीजनलिज्म पे डिवाइड करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये अब्दुल्ला परिवार की एक खासियत है। उन्होंने झूठ बोलना है, जज्बात में आके इस प्रकार की बातें करके डिवाइड करना है लोगों को, और राजनीति अपनी चलानी है, जो हम चलाने नहीं देंगे।
आपने राजनीति की बात की, इसके साथ साथ एक और इशू बना है कि एक ऑर्डर आया है कि कश्मीर में जो मॉस्क्स हैं जो वहाँ पे चलाते हैं, चाहे वो दरगाह चलाते हैं, मस्जिदें चलाते हैं, उन कमिटीज़ की भी जांच होगी। वहाँ पे सभी जो है जो प्रॉपरली जो रिलीजियस प्लेसेस हैं मस्जिदों का प्रॉपर एक तरह से चेकिंग होगी। उस पर भी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वो कटाश कर रही है, कह रही है कि ये रिलीजियस मैटर्स में हमारा ये है इंटरफेरेंस हो रहा है। देखिए, कहीं पे भी, मैं भी कश्मीर में था कल, और कहीं पे भी आम जनमानस में इस प्रकार की बात नहीं है। आप यकीन मानिए समीर जी, जब लोगों को किसी सरकार से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रहती है, नाउमीद हो जाती है, तब लोग या तो चुप हो जाते हैं या वो इंतजार करते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार से, मतलब जिसे हम कहेंगे इंडिफरेंट एक गवर्नमेंट जो है, एक फील ही नहीं है गवर्नमेंट का, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है गवर्नमेंट से, गवर्नेंस के इशू पे मैं कहता हूं। और जिसका बहुत बड़ा फेलियर आपने बडगाम इलेक्शन में देखा, जो प्योर गवर्नेंस पे चुनाव था। गवर्नेंस के इशू पे सरकार फेल हो चुकी है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों की, इसलिए लोग चुप हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। लेकिन अब मॉस्क में जो लोग जाएंगे या कोई उनकी वेरिफिकेशन की जो बात है, उसकी पीड़ा किसको सबसे ज्यादा है? उसकी पीड़ा दो परिवारों को है। कल जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया, तो लग नहीं रहा था कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर है। मतलब छोटे स्तर से भी छोटे स्तर का कार्यकर्ता हो, वो भी सोच समझ के बातें करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, ये माने आप समीर जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इस यहां पे पत्थर चले। ये दोनों परिवार वही चाहते हैं कि यहां पे रक्तरंजित कश्मीर हो, यहां पे गोलियां चले, यहां पे पत्थर चले, और ये अपनी इस कुर्सी को बचाते रहे। बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं मैं। और मैं अगर पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स बता दूं, इन्होंने पूरी कोशिश की है, ये आज भी लगे हैं, ये परेशान हैं, यहां पे क्यों नहीं गोली चल रही, यहां पे पत्थर क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि जैसे शेर के मुंह में वो खून लगता है ना, वैसे इन दो परिवारों के मुंह पे भी खून लगा हुआ है कश्मीरियों का। और ये चाहते हैं कि अभी ये शांत न रहे स्टेट, यहां पे उसी प्रकार के हालात बनते रहें। और क्यों नहीं होनी चाहिए वेरिफिकेशन? कोई भी हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस में अगर कोई सस्पेक्ट्स जाते हैं, तो क्यों नहीं होनी चाहिए वेरिफिकेशन? महबूबा मुफ्ती की सर्टिफिकेट, वो कहते हैं कि मंदिरों पे क्यों नहीं हो रहा है, बाकी गुरुद्वारे में मंदिर पे आवश्यकता मंदिर की भी होगी, उसमें क्या है। मंदिर में जाने वाला अगर कोई सस्पेक्ट है, उस पे भी हो, गुरुद्वारा में जाने वाला सस्पेक्ट हो, चर्च में जाने वाला हो सस्पेक्ट हो, होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। कोई बाहर किसी देश का व्यक्ति या कोई एजेंसी वाला वेरीफाई तो नहीं कर रहा है ना, अपना ही हम में से कोई कर रहा है, समीर जी कर रहा है या तीसरा कोई कर रहा है, हम में से ही कर रहा है ना वेरिफिकेशन, बाहर से तो नहीं कर रहा। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको दिक्कत क्या है? आपके मन में कौन सा चोर है? मैंने कहा ना, ये इस प्रकार की चीजों को हथियार बनाते हैं, प्रोवोक करते हैं कश्मीर के नौजवानों को किसी भी प्रकार से। ये जो बातें, ये अपील है इनकी कश्मीर के नौजवानों को, बाहर आओ, पत्थर चलाओ, गोलियां चलाओ, ये अपील है। कोई सुन नहीं रहा है। और बहुत बड़ी कामयाबी तब हुई जब 2025 में इनकी लाख कोशिशों के बाद भी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी नौजवान रिक्रूट नहीं हुआ किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेप्ट वो डॉक्टर्स का जो इंसिडेंट हुआ। ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय एजेंसियों की, और बहुत बड़ी हार है इन दो परिवारों की, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर खून की होली चले, फिर यहां पे पत्थर चले। और जो स्टेटमेंट्स इनके आ रहे हैं, गिरे हुए एक मतलब राजनीतिक स्तर का जो गिरना है, वो दिखता है इसमें। बजट सेशन पर आता हूं। बजट सेशन 2 तारीख से शुरू हो रहा है और बजट सेशन से पहले मैंने सीएम से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हम बड़े अनाउंसमेंट उसमें कर सकते हैं, आप वेट कीजिए बजट सेशन का। मैंने जब उनसे पूछा डिलीवेजर्स का, तो उन्होंने कहा कि उस पर मैं कोई एश्योरेंस अभी नहीं दूंगा, जो भी होगा बजट सेशन पे होगा। बजट सेशन 2 तारीख से हो रहा है। आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, एलओपी भी है, उस नाते भी पूछ रहा हूँ, और बीजेपी लीडर के नाते से भी, क्या आपको लगता है कि कोई होप है आपको कि जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उमर अब्दुल्ला की तरफ से वो पूरे होंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या अनाउंसमेंट्स करेंगे। पिछले साल इन्होंने अनाउंसमेंट्स नहीं की, डेली वेजर के लिए अनाउंसमेंट की कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। आज तक वो रिपोर्ट ही तैयार नहीं है, उन पर कोई डिस्कशन ही नहीं है। इतना बड़ा इश्यू था, हमने तो पूरे हाउस को उस दिन बिल्कुल चलने नहीं दिया डेली वेजर के इशू पे।
कि भाई इनके लिए कुछ करो। अंत में सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। क्या हुआ, बड़ी अनाउंसमेंट थी। और आपने देखा होगा जब सीएम उठे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कर देंगे। 200 यूनिट बिजली में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 8 लाख परिवार है उनको दूंगा। मुझे बताइए, जरा बता दो कितने परिवारों को मिला। हालांकि वो योजना भी प्रधानमंत्री वो जो सौर परिवार मुफ्त बिजली योजना थी उसमें था। उसमें भी एक सोलर पैनल लगना है। 135 लाख का वो एक योजना है जिसमें 90% की 90,000 सब्सिडी है, 65,000 किसी ने देना था। वो भी कहीं पे भी नहीं लगा। तो वो अनाउंसमेंट नहीं थी क्या? वो भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। यहां पे इन्होंने कहा कि फीमेल्स को फ्री ऑफ कास्ट बसेस देंगे। कहां है वो भी तो बहुत बड़ी घोषणा थी। कोई घोषणा इनकी नहीं होनी है। आजादी के बाद से आज तक आप इस परिवार को देखो, इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है, फरेब किया है, बेवफाई की है और ये सिर्फ इसी तलाश में है कि यहां पे कब हालात खराब हों, यहां पे कब खून की होली खेले ये नौजवान और ये स्टेटमेंट्स देने आ जाएं प्रिंस शहजादे की तरह। ग्राउंड पे कुछ नहीं, पैंट कोट लगाया, टाई लगाई, हाथ में बैग उठाया, ऐसे लगता है जैसे प्रिंस कहीं फ्रांस का चल रहा है और पता नहीं क्या करने जा रहा है। नथिंग, ग्राउंड पे जीरो, कुछ भी नहीं। लोगों को मुझे बताइए, रूटीन लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो गवर्नेंस में इश्यूज हैं लोगों को, क्या है वहां पे? क्या तहसीलदार के पास, क्या एसडीएम के पास, क्या बीडीओ के पास, क्या जेडीओ के पास, क्या रेंज ऑफिसर के पास कोई ईज ऑफ गवर्नेंस का कोई मैकेनिज्म बनाया है सरकार ने? जीरो। लोगों को क्या है, बड़ी अनाउंसमेंट से बड़े बड़े कारों में घूम रहे। एक प्रोटोकॉल पे इसने सारी सरकार कुर्बान कर दी। इसे प्रोटोकॉल चाहिए था, 8 गाड़ियां आगे 8 गाड़ियां पीछे चाहिए थी फॉर्च्यूनर की, बस इसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं चाहिए। तो बदकिस्मती है, हमें कोई होप नहीं है इस सरकार से। मैंने पहले ही कह दिया कि लोगों को भी कोई होप नहीं है। जब होप मर जाती है, नाउमीद हो जाता है व्यक्ति, तब या तो चुप रहता है या इंतजार करता है। डेली वेजर्स और एम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जम्मू कश्मीर में नेशनल एवरेज से ज्यादा है और डेली वेजर्स की हालत यह है कि डेली वेजर्स के साथ भी जो वादे किए गए अभी तक लग नहीं रहा। और उसमें देखिए, उसमें क्यों मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवाल पूछता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब से पूछता हूं या उनके कैबिनेट मिनिस्टर से पूछता हूं, वो कहते हैं कि 10 साल में आपकी गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये जो आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि यूथ पिसरा और डेली वेजर में? पहले इस बात का मैं खंडन करता हूं। इनका मैथमेटिक्स पहले ठीक कराइए। इनको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए किसी के पास भेज दीजिए। 10 कितने जमा कितने होता है वो इनको समझा दीजिए क्या होता है। कौन सी 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही? हम अलायंस में रहे, 3 साल रहे, उसके बाद कौन सी सरकार हमारी? कंट्रोल तो बीजेपी की। कैसे कंट्रोल बीजेपी का? क्यों कंट्रोल बीजेपी का? आप भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हो और मीडिया भी अगर इस प्रकार की बातें करता है तो मुझे तज्जुब हो रहा है। भाई, भारत का संविधान यह कहता है कि गवर्नर की पोजीशन जो होती है न्यूट्रल पोजीशन होता है, वो राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि होते हैं। उसको एलिगेशन लगाना किसी पार्टी का, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है, जो मंत्री भी कर रहे हैं और जो भी लोग इस पे करते हैं। आप उपराज्यपाल की उस पद की गरिमा को इस तरह से उछालेंगे? भाई, बीजेपी चला रही है। क्यों चला रही है बीजेपी? कहां से चला रही है बीजेपी? बीजेपी वाले खुद उसी प्रकार से बैठे हुए हैं जैसे बाकी पार्टी के लोग बैठे हैं। तो 3 साल 2018 में खत्म हो गए, ठीक है, उसका भी हमने भुगता। भाई, हमने भुगता, आपको अब लाया, आप तो करो ना। अब आप ये कह के अपनी पारी खत्म करोगे कि भाई 10 साल, कौन से 10 साल? मैथमेटिक्स ठीक करो, हिसाब पढ़ने जाओ कहीं पे। दूसरा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को कभी भी इस प्रकार उस गरिमा को नहीं उछालना चाहिए कि भाई बीजेपी ऑफिस कोई उपराज्यपाल का ऑफिस चलाते। नहीं, ये मर्यादाओं से चलता है, ये गरिमा से चलता है देश और विश्वास से चलता है। इस प्रकार की संस्था को क्वेश्चन कोई भी खड़ा कर दे माइक लेके, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर ऐसे लोकतंत्र में संविधान की हम रक्षा नहीं कर पाए तो ये गलत बात है। दूसरी बात मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट निकालिए जिसने मैं कहा था चंद टाइम में मैं आपको 1 लाख नौकरी दूंगा। कहां है नौकरी? नौकरी दी उसने राठौर साहब के रिलेटिव को, अपने किसी दूसरे मिनिस्टर के रिलेटिव को। मैंने क्वेश्चन भी लगा दिया है, पता नहीं जवाब देंगे नहीं देंगे। मैंने कहा है कि भाई आप एडवर्टीजमेंट दीजिए। जो आपने रिटायर्ड एम्प्लॉय लगाए, क्या जरूरत थी? क्या यहां पे बच्चे नहीं थे? तो नौकरी उनको अपने रिलेटिव्स को देने के लिए है। जो लाख आपने घोषणा किया, 2 तो नहीं लगा पाए आप। तो आप हम पे सर पे मर रहे हो आप। हमारा क्या कसूर है इसमें? 16 से 18 तक हम 15 से 18 तक हम अलायंस में रहे, अब आप वो निकालोगे। हाँ,
एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा और चैलेंज देता हूं उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को, चुनौती देता हूं, आप रिकॉर्ड निकालो आरटीआई से। पूरे जम्मू कश्मीर के जब से यहां पे ये बोर्ड्स बने हैं एसएसआरबी या पीएससी के, जब से ये बने हैं, इस पूरे हिस्ट्री को निकालो, सबसे ज्यादा अगर रिक्रूटमेंट कभी हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टाइम हुई है। न प्रीवियस गवर्नमेंट्स कभी इतनी रिक्रूटमेंट कर पाई, न प्रेजेंट, तो भूल ही जाओ ये कुछ कर पाएगी। तो फिर आप कहते हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा उपराज्यपाल प्रशासन को कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे रिक्रूटमेंट हुई उनके टाइम हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चैलेंज देता हूं, निकालो आप। हमें वो कंपेयर नहीं करना है। भाई आपने तो 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, आप कहां हो? आप तो लगा रहे हो, अपने रिलेटिव्स को लगा रहे हो। जीएडी का ऑर्डर, बड़ा ताज्जुब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे चिल्ला रहे हैं, और ये रिटायर्ड एम्प्लॉइज का ऑर्डर जीएडी से निकाल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, एडवाइजर तक के इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स निकाले हैं। अभी तक वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उस पर भी स्टैंप लगनी, लेकिन कैबिनेट का दर्जा दिया है। अभी किसी मिनिस्टर का कोई रिलेटिव है, उसको दर्जा देना है बड़े सेक्रेटरी रैंक का, वो सेक्रेटरी नहीं, क्या स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का, वो निकालो, और सैलरी भी लिखते हैं जो लास्ट सैलरी इसने निकाली है, विड्रा की है, वही सैलरी दे दो। तो ये तो रवैया है इनका, पूछ ही नहीं रहे उनको, इनको पूछो जरा। सर एक और मुद्दा गरमाया, जो श्यामलाल जी हैं उनसे जब मैंने बात की सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि हमें अलग स्टेट दे दीजिए, जम्मू को अलग स्टेट बनाइए। बड़ा बवाल मचा हुआ, और इवन के अलग जम्मू के जो एक तरह से नक्शे हैं वो भी सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई लोग ये कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी ने ऑफिशियली कहा है कि इसमें कोई नहीं, लेकिन अपोजिशन कहती है कि आपने डिलिबरेटली अपने बंदे को ये कहने के लिए कहा ताकि जो आप जो एमएलएज हैं उनके मुताबिक, जो आपके एमएलएज हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके पास इश्यूज नहीं है, तो एक और इशू उठा के रीजनल लाइन्स पे, कम्युनल लाइन्स पे जम्मू कश्मीर को बांट रहे हैं। किसने उठाया इशू? श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि अलग बीजेपी ने नहीं उठाया ना। देखिए, जब हम बीजेपी से ही है श्यामलाल शर्मा, वाइस वो एमएलए है आपके। पार्टी ने कोई ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे किसी भी सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं की है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी कहीं पे बोलता है, पार्टी का आधिकारिक ऑफिशियल कोई इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, हम एक बहुत बड़ी पार्टी के एक पार्ट है। इस प्रकार की डिस्कशन नेतृत्व के साथ, इस प्रकार की डिस्कशन आम वर्कर के साथ, उसके बाद एक आधिकारिक स्टेटमेंट आता है, इस पे हमारी कोई चर्चा ही नहीं, आधिकारिक कोई स्टेटमेंट ही नहीं, ऑफिशियली हमने कहा ही नहीं है। मतलब जो रिजेक्ट जो उन्होंने कहा उसको आप कंडेम करते हैं या आप उसको रिजेक्ट करते हैं? मेरी उनकी क्यों वो डिबेट या लड़ाई बनाना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि आधिकारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियली अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्या स्टैंड है पार्टी? सर जी तो कह रहे हैं कि सेपरेट स्टेट तो चाहिए नहीं हमें, जम्मू कश्मीर एक है। मैंने पहले कहा कि हम जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानते हैं, हम इसका विस्तार पीओजे तक चाहते हैं। तो यही तो बात है, जब अपोजिशन यही कह रही है कि आपने एक अपने एमएलए जो सीनियर मोस्ट फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको आपने एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो आपके फेलियर्स हैं उनको से डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या फेलियर है? जो आपके एमएलए हैं वो उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे। पूछो ना, बोलो क्या फेलियर है हमारा? एक चीज बताओ, फेलियर सरकार आपकी चला रहे हो आप, और फेलियर हमारे गिना रहे हो। आप बताओ ना, आपको तो पांव के अंगूठे से लेके सर के बालों तक फेलियर ही फेलियर पड़ा हुआ है सरकार को। उनको पूछो ना, हमारा कौन सा फेलियर है? अगर आप इस वक्त डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दुनिया भर की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। कौन करा रहा है? भारत सरकार करा रही है। तो कैसे आप कह सकते हैं फेलियर? या तो स्पेसिफिकली कोई बोलो ना, मैं उसका जवाब दूंगा। सर लास्ट में पूछना चाहूंगा आपसे कि जब भी उनसे बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर से करते हैं, उनके मिनिस्टर से बात करते हैं, तो वो एक ही बात दोबारा कह रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये लोग हमें काम नहीं करने देते हैं। बिजनेस फाइल की बात करते हैं कि वो भी अभी बंद रखी गई है। उसके बाद रिजर्वेशन की एक फाइल उनके पास गई, एलजी के पास, वो भी पास नहीं हो रही है, अप्रूवल उसका नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों में उनको काम नहीं कर, तो स्टेटहुड जो स्टेटहुड पूरे 5 साल उमर अब्दुल्ला साहब यही जवाब देंगे। आज नहीं, अभी तो 1.5 साल हुआ ना, पूरे 5 साल उनको फ्री छूट दी है। उनके स्टेटमेंट से ये होंगे कि हमें काम नहीं करने दिया, हमें काम करने नहीं दिया जाता है। अब हम रोज एक ही बात का जवाब नहीं देंगे। मैंने एक बार नहीं,
20 बार बता दिया कि भाई कोई ऐसी बात बता दो जहां पे आपको रोका गया। आप अपने रिलेटिव्स को रीअपॉइंट कर रहे हो, री रिक्रूट कर रहे हो, आपको किसने रोका? एलजी साहब ने रोका? बताओ ना। आपने घोषणा कर दी एनएलयू यहां बनेगा वोट लेने के लिए, आपको हमने रोका क्या? किस चीज के लिए रोका? सैकड़ों रोज ऑर्डर्स हो रहे हैं, कौन रोक रहा है? मुझे बताओ। जहां पे पानी नहीं है, पाइपें लगाने के लिए गवर्नर साहब वहां पे खड़े रह रहे हैं कि भाई पाइपें नहीं लगाओ। जहां पे बिजली नहीं है वहां पे गवर्नर साहब खड़े रह रहे हैं कि बिजली नहीं लगाओ। जहां पे सड़कें ठीक करनी है वहां पे गवर्नर साहब खड़े हो रहे हैं कि आप सड़कें नहीं बनाओ। क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना। हाँ, पुलिस आपको चाहिए थी तो पुलिस एक यूटी है, एक सिस्टम है। पूरे जितने भी यूटीज हैं वहां पे सेंटर ही देखता है। दिल्ली है, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ है, वहां पे भी, पुडुचेरी है, वहां पे भी, यहां पे भी वो देखेगा। बाकी चीज आपके हाथ में। आप तो रोज केस के लोगों के ट्रांसफर कर रहे हो। आपके मिनिस्टर्स तो इन्होंने तो इंडस्ट्री खोल दी है ट्रांसफरों की, उसके लिए क्यों नहीं कोई रुकावट है? अब ये जवाब मैंने कई बार दिया है, मैं बार बार इसी बात को नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब लास्ट पे यही शहीदी एक स्टैंप अपने माथे पे लगाएंगे, मुझे काम नहीं करने दिया। आपने तो कहा था 15 अगस्त की स्पीच में मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा कि भाई स्टेट फूड लाओ। पहले आपने बड़े नारे दिए कि भाई 370 लाऊंगा, फिर आपने बोला स्टेट फूड के लिए मैं सिग्नेचर करूंगा। मैंने कहा था कि भाई मैं भी साथ चलूंगा, मैं वेलकम करता हूं आपका। यही एजेंडा हमारा 5 अगस्त 2019 का था कि आप घर घर जाओ, सिग्नेचर करके लाओ कि स्टेट फूड ही है लास्ट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो भी नहीं किया। तो इनको करने की गरज नहीं है समीर साहब। ये गुलमर्ग कोई नाम निहाद मीटिंग रखेंगे, स्कीइंग करने के लिए जाएंगे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में काफी बढ़िया सी पिएंगे, डिनर कहां करना है, अभी अभी पता नहीं इंग्लैंड या फ्रांस कैसे घूमना है, इसमें व्यस्त हैं। इसको ग्राउंड लेवल की समस्याओं का थोड़ी पता है। कॉमन मैन को क्या दिक्कतें आती है इसको क्या पता है? शहजादा है, अब्दुल्ला परिवार का शहजादा, शहजादे को क्या पता है कि ग्राउंड पे क्या समस्या है, उनका समाधान क्या हो सकता है? और मिनिस्टर 5-7 रखें जिनको कोई लेना देना ही नहीं लोगों के साथ, कोई आउटरीच ही नहीं है, बस माइक पकड़ते हैं तो बोलते रहते हैं, ये वो कहानी। इन कहानियों से स्टेट नहीं चलती है। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होने जा रही है, आपको भी उसमें 20 के बाद कहा जा रहा है कि मेरा सवाल ये है कि उसकी अपॉइंटमेंट के बाद क्या होप हो सकती है कि यहाँ पे जो पंचायत पोल्स हैं, फिर म्यूनिसिपल पोल्स भी हैं, बहुत सारी पोल्स जो पेंडिंग है, डीडीसी पोल्स भी आप उसकी भी मियाद हो रही है, तो उनकी सभी को करवाया जाए? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है पिछले 8-9 महीने से पेंडिंग है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों ये रुका हुआ है। अगर आप आज बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई कुछ दिनों में हो रहा है पॉइंट, तो क्या ये दिल्ली ने रोका था? क्या ये गवर्नर साहब ने रोका था? नहीं, ये गरज ही नहीं थी बनाने की। रोज हम चिल्ला रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करो, तब जाके इनको याद आई। अभी पता नहीं कि करेंगे नहीं करेंगे। 20 के बाद तो कहा है कि भाई एक वो करेंगे। हाँ, ये उम्मीद हमें है कि जो ग्रॉस रूट लेवल की जो डेमोक्रेटिक एक सेटअप हमने बनाया है, जिस पर 3 टियर सिस्टम पंचायती राज का एस्टैब्लिश करना है, उसकी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे होना चाहिए। लोकल बॉडीज के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ग्रॉस रूट लेवल पे लोगों को एक तंत्र मिलता है काम करने का, और जो फंडिंग आती है केंद्र से वो भी यूटिलाइज होती है। ये बहुत निज़ाम बहुत ज़रूरी है, तंत्र बहुत ज़रूरी है, इसका होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन बने और तुरंत इसका चुनाव हो पीआरआईज का। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट ग्राउंड पे उतरी है, उसके चुनाव हो, लोगों को पैसा मिले, ग्राउंड तक पहुंचे, इसकी उम्मीद है हमें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।